भाई तू कहता है कि भगवान इस धरती पे किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं? भाई वो हाइड्रोजन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोला तूने? भाई वो हाइड्रोजन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। हाँ, कुछ भी। ये है आम जिंदगी, होना तो यही चाहिए था। मैंने भी जब पहली बार इस रील को देखा था तब मेरे मन में भी एग्जैक्ट यही ख्याल आया था। कुछ भी पर ये भाई साहब यही नहीं रुके, इन्होंने एक पूरा ज्ञान सीरीज ऑफ रील्स में दिया है, 7 रीलों तक दिया है। इस धरती पे किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं? भाई वो हाइड्रोजन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कुछ भी। तो भगवान इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतने कम क्यों है? तो भाई और बहनों, जिस सवाल का जवाब पूरी दुनिया सदियों से ढूंढ रही थी, उसका जवाब एक रील ने दे दिया है। हाइड्रोजन ही भगवान है। हाइड्रोजन की बात तो इन्होंने करी, पर पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के गॉड लाइक एलिमेंट्स को हम इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में किसी भी धर्म की, किसी रिलीजन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है इस रील की, सिर्फ और सिर्फ इस रील में किए गए एब्सर्ड क्लेम्स की और स्यूडो साइंस की। वही स्यूडो साइंस जो हमारे देश में चरम पर है। इस तरह की रील्स आपको आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, जहां धर्म के नाम पर व्यूज बटोरे जा रहे हैं। मेरा काम इस वीडियो के जरिए है आपको इन रील्स में या सीरीज ऑफ रील्स में फैले गए स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन से अवगत कराना। बाकी आपकी मर्जी। लॉजिकल फैलेसी एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा है जो बहुत लोग यूज कर रहे हैं अपनी बातों में वजन लाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए। और हम इतने भोले, इतने नादान हैं कि सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी रील्स को मिलियंस में व्यूज दे देते हैं। इन सारी रील्स में प्रमुखतया टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी का यूज किया गया है, यानी पहले से कंक्लूजन तैयार कर लिया गया है और उस कंक्लूजन के पक्ष में कुछ साइंस, कुछ स्यूडो साइंस, जितना भी मिला कच्चा पक्का आपके सामने परोस दिया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस और सिर्फ साइंस की ही बात करेंगे और इस रील के बहाने ही सही कुछ ना कुछ साइंस हम इस वीडियो से जरूर सीखेंगे। देखो भाइयों, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ अर्थ की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पूरे यूनिवर्स की, क्योंकि वो भगवान सिर्फ और सिर्फ अर्थ के नहीं है, पूरे यूनिवर्स के भगवान है। और पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन के एटम्स 92% है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो 2 तरह के मैटर या एनर्जी से बना हुआ है। पहली तरह का मैटर है नॉर्मल मैटर, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि पूरे यूनिवर्स का जितना भी मैटर और एनर्जी है, उसका लगभग 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। यानी ना ही उसे देखा जा सकता है, ना ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ना ही वो किसी चीज से इंटरेक्ट करता है। बाकी बचा हुआ 5% से भी कम जो मैटर है, वही नॉर्मल मैटर, जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो अगर इन रील्स में भाई साहब बोलते कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ही भगवान है, तो शायद ज्यादा सेंस बनता उस बात का, क्योंकि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को ना ही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही कोई और मैटर उससे इंटरेक्ट करता है। तो इट वुड हैव मेड सो मच मोर सेंस कि अगर उन्होंने कहा होता कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही भगवान का स्वरूप है। अब बात करते हैं नॉर्मल मैटर की, जो पूरे यूनिवर्स का लगभग 5% से भी कम है। उस पूरे ऑब्जर्वेबल मैटर का, जिसे हम छू सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका 92% तो नहीं पर 75% हाइड्रोजन है। क्योंकि वो हाइड्रोजन ही है जो सारे स्टार्स का मेन कंपोनेंट बनाता है। और वैसे भी ये जो अर्थ है हमारी, ये एक माया नगरी है, माया नगरी, मायावी दुनिया है, जहां पर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसी मायाओं कारण हम हाइड्रोजन को नजरअंदाज कर देते हैं, हाइड्रोजन की हम वैल्यू नहीं समझते। अब हमें पता है कि जो कॉम्पोजिशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो इस तरह से क्यों है। क्यों इसमें 78% से ज्यादा नाइट्रोजन है और बाकी जो गैसेज हैं 21% के आसपास में ऑक्सीजन है और बाकी ट्रेस गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑर्गन आती है और बाकी अदर गैसेज आती हैं। हाइड्रोजन भी उसी में शामिल है। तो देखा जाए तो इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स सस्टेन कर पाई हैं, एरोबिक लाइफ फॉर्म्स एटलीस्ट, जिनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है, वो इस ऑक्सीजन के लगभग 21% आने के बाद ही आ पाई हैं। क्योंकि इस अर्थ पर कुछ समय तक ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा प्रचुरता थी, कुछ समय तक ऑक्सीजन का अभाव था। और जब इस एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन आई, तभी जितनी भी एरोबिक लाइफ्स थी वो सस्टेन कर पाई। अभी भी जब हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी पूरी 21% ऑक्सीजन हम यूज नहीं कर पाते। उसमें से सिर्फ 4 या 5% ऑक्सीजन ही हम एक बार में ले पाते हैं और बाकी जितनी भी ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वापस चली जाती है। बट वो 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है और हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। पर जब भी हमें भगवान की याद आती है, जब भी हमारे पे कोई दुख दर्द पीड़ा होता है कि हम कहते हैं भगवान हमारी मदद कर दो, तो हम ऊपर देखते हैं और
अर्थ के टॉप पे, जो यहां से 6400 माइल्स ऊपर है, एग्जॉस्फेयर में जो गैस है वो हाइड्रोजन की गैस है सबसे टॉप पे, तो इसलिए हम ऊपर देख के भगवान को याद करते हैं। ये भी अजीब सी फैलेसी इन्होंने लगाई है कि ऊपर देखकर ट्रेडिशनली हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान होगा तो आसमान में होगा, बट एक्सोस्फीयर की बात इन्होंने करी कि धरती से लगभग 6400 माइल 10,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स में एक ऐसी जगह है जो जहां पर हाइड्रोजन मिलती है। तो इनको बता दूं और आपको भी बता दूं कि एक्सोस्फीयर जो है वहां पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अच्छा, अगर भगवान ऊपर है तो हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? हम पत्थर की पूजा पत्थर के ऊपर जल चढ़ाकर करते हैं, तो इससे क्या होता है, पत्थर में से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। एक स्टडी हुई थी 2013 में जिससे पता लगता है कि पत्थर पर पानी डालने से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, और हाइड्रोजन के ही रूप में भगवान इस टाइम धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसे कहते हैं बहुत सारे प्रचुर मात्रा में स्यूडो साइंस के साथ साइंस का थोड़ा सा तड़का लगा देना, ताकि जो सुनने वाला उसको भी लगे कि हाँ साइंस की बात हो रही है, इसका मतलब सही होगा। ये जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं जहां पर पानी और पत्थर को साथ में मिलाकर हाइड्रोजन बनाई गई है, वो कंट्रोल्ड कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में अचीव किया गया था। यह है एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिएक्शन जो होती है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। यह प्रेशर इतना ज्यादा है कि अभी जिस माहौल में, जिस प्रेशर में हम सांस ले रहे हैं वो है 1 एटमॉस्फेयर, और इस रिएक्शन में यूज किया गया 2000 एटमॉस्फेयर। जिस पत्थर से हाइड्रोजन निकाली गई वो भी कोई आम पत्थर नहीं था, वो खास पत्थर है जो समुद्र में मिलता है। बट ठीक है, इनसे मैं कोई रिसर्च पढ़ने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा। वैसे भी इन्होंने, मुझे लगता कि वो रिसर्च पढ़ी भी है। तो फिर भगवान का नाम हाइड्रोजन जैसा क्यों नहीं है? अरे वही तो है, विष्णु भगवान। विष्णु जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, विश और दूसरा अणु। विश का मतलब संस्कृत में होता है परवेड, जिसका मतलब होता है हर जगह पे फैल जाना, और अणु का मतलब होता है एटम। यहाँ पर साइंस की हत्या के साथ साथ अब भाषा की भी हत्या कर दी गई है। ये जो संधि विच्छेद कर रहे हैं विष्णु का, उसका अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो होगा विष और नु। अगर विष और अणु होगा तो अगर हिंदी की व्याकरण के हिसाब से वो हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। और विष्णु इस शब्द का ही अर्थ है सर्वव्यापी। और ऐसा कौन सा एटम है पूरे यूनिवर्स में जो हर जगह फैला हुआ है? हाइड्रोजन। एकदम करेक्ट आंसर। और विष्णु भगवान का दूसरा नाम क्या है? नारायण। नारायण। और नारायण वर्ड का मतलब होता है जल में निवास करने वाला, बोले तो पानी में रहने वाला। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इस पानी में कौन रहता है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज का प्रयोग किया गया 1 by 1, जिसे मैंने एक पूरे डिटेल्ड वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मेन तो यहाँ पर है इक्विवोकेशन, यानी मिसलीडिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके किसी चीज को सिद्ध कर देना। जिसने भी 8वीं 10वीं या 12वीं तक साइंस पढ़ी होगी वो इन तीनों टर्म्स यानी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस और वाटर H2O, इन तीनों के बीच में डिफरेंस बखूबी जानते होंगे। केमिस्ट्री की खूबसूरती यही है कि जब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं यानी वाटर H2O, उसमें हालांकि 2 हाइड्रोजन एटम हैं जो हाइड्रोजन गैस में भी होते हैं H2, पर हाइड्रोजन गैस और पानी दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि जो पानी है उसमें हाइड्रोजन के जो दोनों एटम है ऑक्सीजन के साथ इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं कि उनको अपना स्वतंत्र रूप से बिहेव करना पॉसिबल ही नहीं है अनलेस उस पानी को स्प्लिट कर दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन एटम और पानी H2O तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और साथ में उनको कंपेयर करना सिर्फ एक लॉजिकल फैलेसी है और कुछ भी नहीं। इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो मैंने पहले बताया था, वो होती है माया, जिसको हम लक्ष्मी माता भी कहते हैं। अब ऑक्सीजन माया कैसे हो गई, नोबडी नोस। तो इसलिए जो नारायण भगवान की फोटो होती है वो पानी में होती है, और उनके साथ माया के रूप में लक्ष्मी माता भी साथ में होती है। और तो आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा कि पानी के आगे अगर हम अच्छी बातें करें, प्यारी प्यारी बातें करें, कुछ पॉजिटिव बातें करें, और उस पानी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर बनते हैं। और अगर उसी पानी के आगे अगर हम खराब बातें करें, अश्लील बातें करें, गंदी बातें करें, तो उस पानी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें बहुत ही खराब खराब टेक्सचर बनते हैं, क्योंकि पानी में भगवान रहते हैं हाइड्रोजन की फॉर्म में। तो भाई साहब ने इस आर्ग्यूमेंट में एक और वाटर मेमोरी वाला आर्ग्यूमेंट भी घुसा दिया। जिन लोगों को पता नहीं है कि एक वाटर मेमोरी टेस्ट किया गया एक नॉट सो साइंटिस्ट के द्वारा, और उसको पब्लिश किया गया, और उसको
हाईली क्रिटिसाइज किया गया, उसको बिल्कुल अनसाइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उन्होंने उनके द्वारा, वो उसको रिप्रोड्यूसिबल नहीं किया जा सकता, और अगर कोई चीज रिप्रोड्यूसिबल नहीं है तो उसको साइंटिफिक कभी भी नहीं माना जा सकेगा। यानी अगर उसको रिपीट नहीं किया जा सकता उस एक्सपेरिमेंट को, तो उसको साइंटिफिक नहीं माना जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं कि वर्ड मेमोरी टेस्ट किया था कि भाई साहब ने, जो जिन नॉट सो साइंटिस्ट भाई साहब ने वो टेस्ट किया था, उन्होंने 2 तरह के पानी के जग लिए। एक पानी को उन्होंने खूब गंदी गंदी गालियां दी, और एक पानी को उन्होंने प्यार भरी बातें कही। तो जिस पानी को प्यार भरी बातें की गई थी, उस पानी के जो क्रिस्टल थे वो अच्छे बने थे, और जिस पानी को गंदी गंदी गालियां दी गई थी, उस पानी के क्रिस्टल बहुत ही भद्दे बने थे। तो बेसिकली पहली बात तो क्रिस्टल अच्छे या बुरे ये सब्जेक्टिव मैटर होगा, उसको तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी इज H2O, वो क्रिस्टल बनाएगा तो एक ही तरह से बनाएगा जो उसकी केमिस्ट्री के बेसिस पर होगा। अगर प्योर पानी है तो एक ही तरह के क्रिस्टल बनेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वाटर मेमोरी टेस्ट, ये एक सूडो साइंस है, और इसको हालांकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रमोट किया है, बट ये एक सूडो साइंस है, ठीक इन रील्स की तरह। जब बिग बैंग हुआ था तब जो 2 गैसेस अर्थ पे आई थी, एक थी हाइड्रोजन जो हमारे भगवान जी, और दूसरी है हीलियम, भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग, इनर्ट गैस। सर्कुलर रीजनिंग यानी कंक्लूजन को ही प्रमाइस की तरह यूज कर दिया गया। पहली लॉजिकल फैलेसी ये है। हेस्टी जनरलाइजेशन, बहुत जल्दी किसी आर्गुमेंट पर पहुंचने की जल्दबाजी मचाई गई, सेम आर्गुमेंट पर पहुंचना था उनको, उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि मुझे यही बात करनी है। फॉल्स एनालॉजी, 2 ऐसी चीजों का कंपैरिजन करना जो आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जैसे इन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम का कंपैरिजन किया भक्त और भगवान से, जिसका दूर दूर तक एक बच्चा भी बता देगा कि कोई लेना देना नहीं है इन दोनों चीजों का आपस में। एक है इमोशन ड्रिवन, जो रिलीजन है कि आप जो मानना चाहते हैं वो मानते हैं, और एक है साइंस, जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हैं, वो बिल्कुल दोनों का कोई लेना देना दूर दूर तक है ही नहीं। बट एनीवे, जिसको मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पर मोह माया है जिससे हीलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब दुनिया खत्म होगी, दुनिया पर प्रलय आएगी, दुनिया पूरी ठंडी पड़ जाएगी, तो हाइड्रोजन और हीलियम ही रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मिनिमम है। हाइड्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट है -259 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम का फ्रीजिंग पॉइंट है -272 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों ही रह जाएंगे। इवन हनुमान चालीसा में भी कहा गया है। ऐसे तो अगर इसको इसी आर्गुमेंट को और आगे बढ़ाया जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम भी नहीं रहेगी एक समय के बाद, जब पूरे यूनिवर्स में अंधेरा छा जाएगा और पूरा यूनिवर्स खत्म होने की कगार पर होगा। तो सिर्फ जो ब्लैक होल भी जब खत्म हो जाएंगे, तब हॉकिंग रेडिएशन ही बचेगी जो ब्लैक होल से बाहर निकल रही होगी। तो अंत में तो फिर हाइड्रोजन और हीलियम भी नहीं बचेंगे, तो फिर ये आर्गुमेंट ही खत्म हो जाता है। भगवान तो कहते हैं कि मैं ही सबको जन्म देता हूँ और मैं ही सबको खत्म करता हूँ, तो वो कैसे होता है? जब भगवान हमें बना सकते हैं तो भगवान हमें खत्म भी तो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये पहले प्रमाणित करना पड़ेगा कि इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया। तो आगे के बाकी के जितने भी आर्गुमेंट हैं उनकी वैलिडिटी वैसे ही खत्म हो जाती है। वैलिडिटी तो वैसे किसी भी चीज में नहीं है, पर यहाँ पर हम इन पूरी चीजों से कुछ साइंस के कुछ चंद टुकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम में से कोई ये बताओ कि दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब कौन सा है? एटॉमिक बॉम्ब, जो जापान में गिरा था। पागल है क्या? सबसे पावरफुल बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। यस। वही हालत है आज हमारे देश की कि कोई कुछ भी बकवास करता है तो उसके साथ में हजारों लोग, करोड़ों लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आपके आइडिया को प्रमोट कर रहा है। जो आप जैसा सोच रहे हैं उसी तरीके से दूसरा इंसान भी सोच रहा है। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, जो सेम तरह के लोग, जब एक पूरी पॉपुलेशन सेम तरीके से सोचती है तो उनको लगता है कि हम ही सही हैं, और बाकी जो कोई हमसे अलग तरह की सोच रख रहा है वो गलत है, जिसे कहा जाता है फॉल्स कंसेंसस बायस। जब एक पूरा बड़ा ग्रुप, एक पूरी पॉपुलेशन एक कंक्लूजन पर पहुंच जाती है, और जब उस चीज को यदा कदा ही नकारा जाता है तो उस कंक्लूजन को ही सच मान लिया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब, और हाइड्रोजन बॉम्ब में जो 2 आइसोटोप यूज होते हैं हाइड्रोजन के, वो एक है ड्यूटेरियम और दूसरा है ट्रीटियम। इन दोनों की मदद से बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब, और ये हाइड्रोजन बॉम्ब 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है उस एटॉमिक बॉम्ब से जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था। अगर उस बॉम्ब ने इतनी तबाही कर दी तो सोचो ये हाइड्रोजन बॉम्ब कितनी तबाही कर सकता है। 2 चीजों को अगेन यहाँ पर वही सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 2 अनरिलेटेड चीजों को आपस में मिलाने की कोशिश की जा रही है। हाइड्रोजन बॉम्ब का इस बात से क्या लेना देना? और हाइड्रोजन बॉम्ब तो मैन मेड है, फिर ये फंस गया। और ट्रीटियम अगर हमने गलती से खा लिया, गलती से हमारे पेट में चला गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, हमारे लिए बहुत खराब हो सकता है। इस तरह की रील्स आपने और देखी तो भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपका पूरा दिमाग के जितने भी बचे कुचे ब्रेन सेल्स हैं वो नष्ट हो सकते हैं, जैसे मेरे हो रहे हैं इन रील्स को देखते देखते। तो गुजारिश है कि इस तरह की रील्स को ना देखें और दूर रहें, और कोशिश करें कि अपना इंस्टाग्राम ही नष्ट कर दें, उसको एक ऐसे डब्बे में कैद कर दें जो हजारों सालों तक उसको निकाला ना जा सके। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि बच्चे भगवान के सबसे क्लोजेस्ट होते हैं?
अब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 60% क्या है? वाटर। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एटम्स किसके हुए? हाइड्रोजन। यस। बिल्कुल सुधांशु जी के लेवल का स्यूडो साइंस है ये। इसीलिए साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में जो पानी होता है वो 60% होता है। सबसे पहले तो जो पानी की मात्रा है वो चेंज होती जाती है हमारी एज के साथ साथ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हाइड्रोजन सबसे अबंडेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी में, जो कि गलत है। हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट में जो एलिमेंट पाया जाता है बाय मास वो है ऑक्सीजन। उसके बाद आता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। और जो बेबीज होते हैं उनके अंदर 70 to 85% वाटर होता है, H2O होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं साइंस पढ़ लेना चाहिए। जैसा हमने कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी, पानी का अमाउंट हमारी बॉडी में कम होता जाता है, क्योंकि जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो कम होते जा रहे हैं और जो हमारी मसल है उसका भी लॉस होता जा रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है बॉडी में। तो फैट जो है वो कम पानी को स्टोर करता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और मसल जो है वो ज्यादा पानी को स्टोर करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो भगवान दोनों माता पिता कैसे हो सकते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव। माता होती है वुमेन और पिता होते हैं मैन। वुमेन हो गई गर्ल, मैन हो गया बॉय, यहां हो गया अनायन कैटायन। और एक हाइड्रोजन ही ऐसा एटम है जो एनायन भी बन जाता है और कैटायन भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल Li प्लस H नेगेटिव, जिसके अंदर ये हो गया एनायन। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं ऐसी ही फील हो रही है मुझे भी देखते हुए। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। नो डाउट कि हाइड्रोजन जो है वो काफी स्पेशल है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसको सबसे पहले स्थान दिया गया है सबसे ऊपर में। तो केमिस्ट्री का तो भगवान हो सकता है हाइड्रोजन, बट इस पूरी पृथ्वी का पता नहीं। तो हाँ, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो उसमें वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके वो कैटायन एनायन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केमिस्ट्री कुछ और एलिमेंट भी ऐसा कर सकते हैं, दूसरे ट्रांजिशन मेटल भी ऐसा कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, बट इससे ज्यादा कुछ प्रूफ नहीं होता, जैसे बाकी चीजों से नहीं होता। बट आगे बढ़ते हैं। तो भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते जब इतने मर्डर और एक्सीडेंट होते हैं? तो मेन एथिस्टिक आर्ग्यूमेंट, मेरा मानना यह है कि ये सब उनके कर्मों का फल है। क्या पता पिछले जन्म में उन्होंने काफी लोगों पे अत्याचार किए हो, काफी लोगों को मारा हो, तो इस जन्म में कोई उन्हें मार के चला गया हो। टिपिकल थीस्टिक आंसर। पर भगवान ने जितने लोगों को बचाया है, अगर आज हम जिंदा है तो भगवान की वजह से जिंदा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, ये जो हमारी अर्थ है इसके साथ एक बहुत बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, जिसको हम हिंदी में बृहस्पति जी भी कहते हैं, और बृहस्पति को हम विष्णु भगवान जैसे सेम कंसीडर करते हैं। बृहस्पति और विष्णु भगवान को हम एक ही मानते हैं। और बृहस्पति जो है जुपिटर, इसके अंदर 89% हाइड्रोजन ही है। 89% हाइड्रोजन से जुपिटर बना हुआ है। और जो एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं वो अर्थ की तरफ नहीं। इसका अर्थ है कि जितने भी स्टार्स हैं उनकी पूजा हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो मेनली हाइड्रोजन ही है। नहीं आ पाते, क्योंकि बीच में जुपिटर आ जाते हैं, बीच में विष्णु भगवान आ जाते हैं, बीच में ये बृहस्पति जी आ जाते हैं। वरना कब के हम लोग भी डायनासोर बन चुके होते, कब के हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो चुके होते। तो ये भगवान की कृपा ही है कि जो बृहस्पति के रूप में हमें बचा रहे हैं, हाइड्रोजन के रूप में हमें बचा रहे हैं। डायनासोर्स ने पूजा नहीं की, वरना वो भी बच जाते हैं। भगवान ने तो गीता में ये भी कहा है कि वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, पर एक हाइड्रोजन का छोटा सा एटम पूरी दुनिया को कैसे चला सकता है? पूरी दुनिया को चला रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही सभी कुछ स्टार्ट हुआ और हाइड्रोजन पे ही सभी कुछ खत्म हो जाएगा। साइंटिफिक। हाँ, तो भगवान चलाते ही हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं, हमें चलाते हैं, इवन हमारी गाड़ियों को भी चलाते हैं। मैं समझाता हूँ। सन के अंदर 92% एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। और ये जो है यहाँ पर मास है। तो सन के अंदर 72% जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही है। तो इससे पता चलता है कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, जिस ग्रेविटी से सन प्लैनेट्स को खींचता है, उसके पीछे जो रीजन है वो हाइड्रोजन ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान हमारी हेल्प कैसे करते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। तो उसके लिए यूज होता है पेट्रोल, उसके लिए यूज होता है डीजल, और ये सब है फॉसिल फ्यूल्स। और इन फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर भगवान ही कंसीडर कर रहे हैं। तो भगवान आजकल हमारी दुनिया को कार्बन को क्यों नहीं कंसिडर किया? हाइड्रोकार्बन, कार्बन इज द मेन फ्यूल देयर। चला रहे हैं। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, 100-200 साल बाद ये फॉसिल फ्यूल्स पूरे खत्म हो जाएंगे, तब आएंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स।
अभी भी हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर रेडिली अवेलेबल। उनसे गाड़ी अभी से स्टार्ट हो सकती है चलना, बट क्यों नहीं होता? क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स है हाइड्रोजन को लेकर कि हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लैमेबल, एकदम से जल सकती है, विस्फोट कर सकती है। इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं, इसीलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं हाइड्रोजन को। इस पे अभी काम चल रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। अभी जो हाइड्रोकार्बन वाले फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके अंदर से गंदा पदार्थ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो हमारे सेहत के लिए काफी हानिकारक है। पर ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही बनेंगे, जिससे वाटर वेपर्स निकलते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और इस हाइड्रोजन फ्यूल से ही हम अपने रॉकेट्स भी चलाते हैं जो यहाँ से अंतरिक्ष में जाते हैं। तो भगवान की माया देखो, भगवान की पावर हाइड्रोजन को जला रहे हैं, मतलब हम देखो कि भगवान पूरी सृष्टि भी चला रहे हैं और भगवान हमारे व्हीकल्स भी चला रहे हैं। हाइड्रोजन की बात तो इन्होंने कर दी, पर बाकी एलिमेंट्स का क्या? बाकी एलिमेंट्स को बुरा ना लगे इसलिए आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज गॉड, क्योंकि नाइट्रोजन लाइफ को सस्टेन करता है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, 78% के आसपास। पर ये एक इनर्ट गैस है, तो ना ही किसी को दिखता है और ना ही इसके इफेक्ट्स ज्यादा फील होते हैं। नाइट्रोजन हमारे डीएनए और प्रोटीन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए में एज न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन में एज अमाइनो एसिड कंपोनेंट। इसके बिना तो हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर पेड़ों की बात करें तो धरती को उर्वरा बनाने में नाइट्रोजन का ही सबसे बड़ा योगदान है। धरती में वही नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिससे सारे के सारे पेड़ पौधे, सारी फसलें प्रोड्यूस हो पाती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन को कैसे भूल सकते हैं? ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जिसे प्राणवायु कहा जाता है। तो लाइफ तो ऑक्सीजन की वजह से ही शुरू हुई है। यही ऑक्सीजन जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तब ये जीवन का सफाया भी कर देती है ऑक्सीडेशन के तौर पर। तो ऑक्सीजन जन्म भी देती है और डिस्ट्रॉय भी कर देती है। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन की तरह ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह मौजूद है, नहीं सिर्फ हवा में बल्कि पानी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर भी। कार्बन को कैसे भूल सकते हैं? कार्बन जो हमारे शरीर में और हमारे खाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्बन नहीं होता तो लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। जहां भी हम जीवन की कल्पना करते हैं वहां पर कार्बन है। कार्बन बहुत सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जैसे हम लोग तक बना सकता है। चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, शीट्स बना सकता है। कुछ भी कार्बन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इसके भी उतने ही मैनिफेस्टेशन, उतने ही रूप हैं जितने किसी भगवान के हैं। कार्बन की वजह से ही हमारे वातावरण में, हमारे समुद्र में, हमारी मिट्टी में लाइफ जन्म लेती है, और जब लाइफ खत्म होती है तो उसी कार्बन के तौर पर दूसरी लाइफ को पैदा करती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए कार्बन के बिना संभव ही नहीं है। साथ में मिलकर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये ऐसी त्रिमूर्ति हैं जो लाइफ को ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि बिगाड़ भी सकते हैं। इसके अलावा हीलियम जो इतना स्टेबल है कि किसी के बहकावे में आता ही नहीं है, ना ही किसी से रिएक्ट करता है, ना ही अपने आप को चेंज करता है, और ऑलमोस्ट हर जगह पर मौजूद है। आयरन और एल्यूमिनियम को कैसे भूल सकते हैं? आयरन जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ। जितने भी मैसिव स्टार हैं उनके कोर में लास्ट में आयरन ही बचता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। और हमारे ब्लड में जो आयरन मौजूद है एज हीमोग्लोबिन, उसकी इंपॉर्टेंस को हम कैसे भूल सकते हैं? उसके बिना तो हमारा जीवन एक सेकंड को भी संभव नहीं है। ऐसे ही एल्यूमिनियम अर्थ के क्रस्ट में प्रचुरता से मौजूद है, पर ना किसी से रिएक्ट करता है, ना ही किसी से लेना ना देना। पर मानना है तो गोल्ड को ही भगवान मानना चाहिए। ना ही उसका आकार और रूप चेंज होता है, उसकी वैल्यू भी दिन रात बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे गोल्ड नहीं चाहिए। गोल्ड की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन की भी बात कर लेते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न लाइफ को सिलिकॉन ने ही संभव बनाया है। जितने भी माइक्रोचिप आप देखते हैं वो सब सिलिकॉन से बने हैं। यही एक ऐसा ब्रिज है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दुनिया को आपस में जोड़ता है। साथ ही साथ फास्फोरस ना होता तो हम एक भी क्षण जिंदा नहीं रहते। एटीपी जिसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, वो फास्फोरस के बिना बन ही नहीं सकती। सिमिलरली सल्फर, फायर जनरेटर। सल्फर बहुत सारे प्रोटीन और अमाइनो एसिड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जहां जीवन दे सकता है वहां जीवन ले भी सकता है टॉक्सिक फॉर्म में। यूरेनियम की विध्वंसक शक्ति को कौन भूल सकता है? यूरेनियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो जनरेशंस को तबाह बर्बाद कर सकता है। कैल्शियम जिसके बिना हम रबड़ के गुड्डे लगेंगे, क्योंकि कैल्शियम ही है जो हमें मजबूती प्रदान करता है, हमारे दांतों से लेकर हमारी हड्डियों तक। पर असली रोल कैल्शियम का होता है सेल सिग्नलिंग में, यानी एक सेल दूसरी सेल से बातचीत नहीं कर सकती अगर कैल्शियम प्रेजेंट ना हो। बातचीत की बात कर रहे हैं तो सोडियम को कोई कैसे भूल सकता है? सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों भी सेल सिग्नलिंग में और सेल को जिंदा रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर सोडियम की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो हम कुछ घड़ी के ही मेहमान रह जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी साइंस पढ़े हैं तो हम
हर एलिमेंट के बारे में इस तरह की बातें कह सकते हैं। बॉटम लाइन क्या है? सभी कुछ, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर लाइफ को सस्टेन करता है और ये बैलेंस ही है जो हमारी लाइफ को बनाए रखे हुए है। जैसे ही ये बैलेंस टूटा वैसे ही जिंदगी का साथ छूटा। वैसे इस तरह की रील्स बनाना, पॉडकास्ट बनाना बहुत आसान है। स्टेप 1, कुछ ऐसे लोगों को अपने सामने बैठाना होगा जो आपकी हर बात में हाँ हाँ करते रहें। स्टेप 2, एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना होगा जो इमोशनल भी लगे और आपकी बात में वजन भी डाले। स्टेप 3, फैक्ट्स को साइड में रखकर जो भी मन में आए, जिस भी तरह से मन में आए, बस बोलते जाना है। जितनी ज्यादा बकवास उतने ज्यादा व्यूज। तो बहुत सारे स्यूडो साइंस में थोड़ा सा साइंस का तड़का मारा और तैयार हो गई वायरल रील्स। अगर आपको भी इस तरह की वायरल रील्स बनानी है तो आप भी अभी से जुट जाइए। गारंटी है कि आप भी इन्हीं की तरह और भी वायरल हो जाएंगे। बट अगर आपको साइंटिफिक कंटेंट देखना है, रैशनल कंटेंट देखना है और इस तरह के चक्करों में नहीं फंसना, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि और किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं इस तरह की रील्स के अगेंस्ट में। अभी मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था लॉजिकल फैलेसीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा इस वीडियो में, तब तक के लिए बी लॉजिकल।